नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं गाजीपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। आपको बता दें, इस योजनाओं का उद्देश्य आम जनता को सशक्त बनाना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और इसके साथ ही भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। आज आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने डिजिटल, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत भी की। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने धन धान्य कृषि योजना, दलहन मिशन और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ कर देश की कृषि व्यवस्था में एक नए युग का प्रारंभ किया है। क्योंकि आपने देखा होगा, हमारा किसान हमेशा इस बात के लिए चिंतित होता है कि उसकी गारंटी कौन ले, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में ही कहा था कि किसान की आय दुगनी करना, उनको विशेष उपक्रमों से जोड़ना, किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो सकती है, इसको लेकर के काम करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने देखा है 3 विभाग किसान से जुड़े हुए हैं, और वो विभाग है, कृषि विभाग तो है, लेकिन सहकारिता विभाग वो भी उससे जुड़ा हुआ है, और पशुपालन विभाग वो भी किसान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो उसकी आवश्यकता किसान को होती है, और किसान की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पशुपालन आवश्यक होता है। आप सभी जानते हैं, किसान खेती का काम भी करता है, लेकिन पशुपालन भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अब से नहीं, हमेशा से पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत बड़ा सहयोगी होता है। हम इन तीनों को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। आज जिन योजनाओं की शुरुआत की जानी है, वे खेत खलिहान तक पहुंचने वाली ठोस व्यवस्थाएं, जो उत्पादन बढ़ाने के साथ ही खेती को अधिक आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने का काम करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि दलहन का उत्पादन हमारा होगा तो उसमें किसान को फायदा मिलेगा, सरकार उसको खरीदेगी। प्रधानमंत्री जी के जिन्हें दूरदर्शी पहलों से हमारे किसान भाई बहनों को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें भी समय के हिसाब से चलना होगा। और ये मैं हमेशा किसान भाइयों से इस बात को मैं कहता हूं कि आज हमें, क्योंकि परंपरागत खेती जो है वो हमारे घाटे का सौदा बन रही है, जिसको हम आज कर रहे हैं। आज हमें किस आवश्यकता के हिसाब से हमें जमीन को जांच करके उसमें कौन सी फसल हमको बोनी है, नई फसल के माध्यम से हमें अधिक उत्पादन कैसे लेना है, किसान की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि बल्कि आधुनिक तकनीकी, वैज्ञानिक तरीके और बाजार से बेहतर जुड़ाव के माध्यम से समृद्धि और प्रगति का नया अध्याय रचेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जो ये डॉक्टर साहब अभी चर्चा कर रहे थे, उसका कारण यही है, क्योंकि धीरे धीरे हम खेती से, किसान भाई भी हमारा दूरी बना रहा है। किसान भाई दूरी इसलिए बना रहा है क्योंकि अगर खेती को करता है तो उसमें उसकी आजीविका पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि किसान वहीं उसी स्थान पर वो कैसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो चाहते हैं कि किसान हमारा किसी भी तरह से मजबूत स्थिति में आए, और आप देख रहे हैं कि लगातार कृषि के क्षेत्र में नए कृषि क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश की कमान संभाली थी,
उन्होंने किसानों को प्राथमिकता के केंद्र में रखा है, क्योंकि आपने देखा है कि जैसे ही दूसरा कार्यकाल हमारा आया था और पहले दिन जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय में गए थे, उनका पहला सांस। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर जयपुर से है, जहां मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में आज 19वां दीक्षांत समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, इस खास अवसर पर स्नातकों को उनकी डिग्रियां और सम्मान पत्र भी प्रदान किए गए। दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य और राष्ट्र सेवा में योगदान देने की प्रेरणा भी दी गई। आपको बता दें, इस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी और विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। 20% कैपिटल सब्सिडी या 1.4% टर्नओवर लिफ्ट इंसेंटिव, इनमें से किसी एक के लाभ का अवसर दिया जा सकता है। हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य कर रही है। राजस्थान के युवाओं को आज सरकारी नौकरियों के भी भरपूर अवसर मिल रहे हैं। लगभग 91,91,000 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही लगभग 1,54,000 पदों पर नियुक्तियां की प्रक्रिया पाइपलाइन के अंदर है, विभिन्न चरणों में है। हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए थे। पिछले 10 महीने के अंदर हमने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि जो राष्ट्र नई तकनीकी नवाचारों में अग्रणी बनते हैं, वही दुनिया में नेतृत्व करते हैं। एमएनआईटी जयपुर ने पहले ही नवाचार, उद्यमिता और वैश्विक स्तर के अनुसंधान के माध्यम से राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। अब ये जिम्मेदारी आप सबकी है। आप इस विरासत को आगे बढ़ाएं। भारत को केवल तकनीकी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनाएं। जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले ये तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था, 21वीं सदी भारत की होगी, और युवाओं से उन्होंने आह्वान किया था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाइए। ये उनका वाक्य था। मैं कहना चाहता हूं, वो समय आपका आ गया है। जिस दिन आप ये जान लेंगे, उसी दिन से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग खोज लेंगे। जीवन जहां भी ले जाए, सादगी और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ें, क्योंकि सच्ची महानता सदैव सरलता के साथ चलती है। आपने एमएनआईटी परिवार को कभी ना भूलें। इसके मूल्यों को गर्व के साथ संजोए रखें और अपने देश को विश्व के शीर्ष स्थान पर पहुंचाने में योगदान दें। सभी छात्र और अभिभावकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। अंत में इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। राजस्थान हर दृष्टि से अपने आप में निराला है। राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में काम करने की बहुत बड़ी संभावना है। आप निश्चित रूप से राजस्थान की वो यादें भी सजोगे, जयपुर की यादें भी सजोगे। या आप हमारे जयपुर के अंदर सभी जगह पर्यटनों के स्थलों पर भी गए होंगे। राजस्थान के अंदर भी आपको जाने का मौका मिला होगा। यहाँ की मेहमान नवाजी भी आपने देखी होगी, यहाँ का खान पान भी आपने देखा होगा। यहाँ की कचौरी का स्वाद, यहाँ का मिर्ची बड़ा का स्वाद, वो आप सभी ने चखा होगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जहाँ भी आप जाएंगे, इस जयपुर हमारी जो पिंक सिटी है, इसको भी याद करेंगे। राजस्थान के हर दृष्टि से राजस्थान की जो स्थिति है, उसमें भी आपका योगदान रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को आज मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप आगे बढ़ें और हमारे देश के गौरव बने। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस दौरान राजस्थान सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मानसिक स्वास्थ्य से बहुत लोग पीड़ित हैं। आज के समय में लोग इन चीजों को बताते नहीं हैं। लोगों का खान पान काफी प्रभावित हो चुका है। मानसिक स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। उसको भी जल्दी कर देंगे, इसका तारीख तय करके जल्दी कर देंगे। सर, मेंटल हेल्थ को लेकर आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सर, किस तरीके की आपने देखिए, ऐसा ये कार्यक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है कि मेंटल हेल्थ से बहुत लोग सफर कर रहे हैं। लोग बताते नहीं है, पर जैसे लोग जैसे ब्लड शुगर की गोली लेते हैं और ब्लड प्रेशर की लेते हैं, वैसे ही अपने मेंटल हेल्थ को रिलैक्स करने के लिए बहुत लोग लेते हैं, बताते नहीं है। लोग सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ थोड़ी इम्बैलेंस हो तो लोगों से छिपाते हैं कि लोग कहते हैं पागल हो गया है ना। अब वो जमाना बदल गया है, स्ट्रेस इतना आ गया है और आपके खान पान में आपका लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया है, तो इसको एड्रेस करना, मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे विभाग के अंदर इसको और इम्पोर्टेंस हम देंगे और इसको प्राथमिकता देंगे, मेंटल हेल्थ, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान इंटेलिजेंस ने अलवर निवासी मंगत सिंह को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, अलवर के छावनी क्षेत्र में निगरानी के दौरान मंगत सिंह की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। दरअसल मंगत सिंह को कथित तौर पर ईशा शर्मा नाम की एक पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने हनी ट्रैप में फंसाया था, जिसने सहयोग के बदले उसे पैसे देने की पेशकश की थी। वहीं मंगत सिंह के खिलाफ कल जयपुर स्थित विशेष पुलिस स्टेशन में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें, आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में मंगत सिंह को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जालौर जिले से है, जहां अखाराडार गांव से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, यहां किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बंदरों को कथित रूप से जहरीला पदार्थ खिलाया गया, जिसमें 13 बंदरों की मौत हो गई। कई अन्य बंदर अभी भी मरणासन हालत में हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और मृत बंदरों का पोस्टमार्टम करवाकर उसे भेजा गया। आपको बता दें, प्रथम दृष्टया में ये मामला सामने आया है कि जहरीली दवा या पदार्थ का सामने आने की वजह से इन बंदरों ने उसका सेवन कर लिया। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और जांच जारी कर दी है। घटना की किस मंशा से की गई और क्या ये सुनियोजित साजिश था, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों और पशु प्रेमियों में इस घटना को लेकर गहरा रोष और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कोटा जिले से है, जहां ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत देवली मांझी पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर कार से 1 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा बरामद किया है। ये कार्रवाई हरिपुरा मांझी के टोडी रोड पर की गई है, जहां पुलिस ने संदेह के आधार पर कार को रोका था। जांच के दौरान गाड़ी के अंदर से भारी मात्रा में डोडा चूरा और अलग अलग राज्यों की 13 फर्जी नंबर प्लेटें भी बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी गाड़ी की पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेटें लगातार बदलते रहते थे। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत जो है वो लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। ये पूरी कार्रवाई कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन में और देवली मांझी थाना प्रभारी सुरेश मीणा के नेतृत्व में की गई।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र की लटूरी पंचायत से एक पॉजिटिव और समाज सेवी खबर सामने आई है, जहां मां गायत्री देव संस्कृति गौशाला संचालन मंडल की वार्षिक बैठक का आयोजन लटूरी मुख्यालय पर किया गया, जिसमें गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर गहन चर्चा हुई। आपको बता दें, इस बैठक में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया और गौशाला की आर्थिक सुदृढ़ता और संसाधनों की बेहतर उपयोगिता पर सुझाव दिए गए। खास चर्चा 50 लाख की लागत से प्रस्तावित बायोगैस प्लांट को लेकर हुई, जिसमें गौशाला में ऊर्जा की आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्वच्छता और उपयोगिता में भी सुधार लाने की योजना बनाई गई। आपको बता दें, गौशाला अध्यक्ष खेमराज यादव ने कहा कि जब तक संस्थान आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक दूध उत्पादन और संचालन की स्थिति में सुधार संभव नहीं है। तो आपको बता दें, लटूरी गौशाला की वार्षिक बैठक जो है वो संपन्न हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। गौशाला का बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य उद्देश्य हमारा जो यहाँ का जो गोवर्धन योजना के अंतर्गत जो बायोगैस प्लांट लग रहा है, जिससे कि यहाँ के लिए पॉम DAP प्लस है ना जो यूरिया का उत्पादन होगा गोबर से। तो हम सबका संकल्प है कि ये जो हमारे जो मिशन है ना ये पूरा हो और यहाँ के किसानों के लिए है ना आगे खेती के लिए है ना जो मील का पत्थर हो। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर डीग से है, जहां अपनी ऐतिहासिक धरोहर और खूबसूरत महलों के लिए प्रसिद्ध डीग में 10 अक्टूबर से डीग महोत्सव का भव्य आयोजन शुरू किया गया। आपको बता दें, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत कस्बे में बैंड बाजों और कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें महिलाएं मंगल कलश लिए शामिल रहीं। आपको बता दें, यात्रा में विभिन्न झांकियां और लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। इस दौरान पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक संजय जौहरी ने बताया कि इस महोत्सव में रस्साकसी, कबड्डी और मूछ प्रतियोगिता जैसे समेत कई पारंपरिक खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की गई। शाम के समय डीग के रंग कार्यक्रम के तहत जल महलों के परिसर में रंगीन फव्वारों का भी संचालन किया गया, जिसके बाद तालाबों में दीपदान का आयोजन हुआ और संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया। आपको बता दें, महोत्सव में देशी विदेशी पर्यटकों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। डीग महोत्सव के दूसरे चरण में दिन भर की पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं के बाद शाम का कार्यक्रम ऐतिहासिक जल महलों पर केंद्रित रहा। आपको बता दें, रंगीन फव्वारों, हजारों दीपों की रोशनी और शास्त्रीय संगीत की धुनों ने मिलकर एक ऐसा जादुई माहौल बनाया जिसने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं शाम 5 बजे डीग के रंग और कार्यक्रम के तहत कई फव्वारों का संचालन भी किया गया। तो ये महोत्सव काफी भव्य रहा। तो डीग में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान कई कार्यक्रमों को भी किया गया। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।